विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मराठवाडा शिक्षक प्रसारक मंडल संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय परभणी हिंदी विभाग बीए तृतीय वर्ष की इस ऑनलाइन तासिका में मैं प्राध्यापक डॉक्टर शेषराव लिंबाजी राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, अपने प्रश्न पत्र क्रमांक 10 हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पाठ्य घटक है हिंदी भाषा के विविध रूप। आज इस पाठ्य घटक का एक महत्वपूर्ण उपघटक प्रयोजनमूलक हिंदी, इस उपघटक के रूप में हम प्रयोजनमूलक हिंदी की विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि भारत बहुभाषी राष्ट्र है। भारत में अनेक प्रांत हैं, अनेक राज्य हैं और अनेक राज्यों की निर्मित भाषा को आधार मानकर ही हुई है। इसलिए अनेक प्रांतों में, अनेक राज्यों में एक से अधिक बोलियां, एक से अधिक विभाषाएं, एक से अधिक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई एक भाषा, यानी कि पहले वह विभाषा, उसके बाद भाषा बनती हैं और धीरे धीरे अपना उत्तरोत्तर विकास करते करते एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक राज्य से दूसरे राज्य और फिर पूरे भारत प्रदेश में बोली और समझी जाने लगती हैं। तब ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करती है और यह नेक काम हिंदी भाषा ने किया है। हिंदी भाषा यानी हिंदी एक ज़माने में केवल मेरठ और दिल्ली के इर्द गिर्द बोली जाने वाली खड़ी बोली हिंदी थी, परंतु हिंदी ने अपनी समसमान गुणों वाली बोलियों को, विभाषाओं को साथ लेकर आत्मसात कर अपना विकास किया और वह देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा बन गई। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा के साथ साथ संपर्क भाषा के रूप में भी भूमिका अदा करनी पड़ी और इसके साथ 20वीं शताब्दी में नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए नए सुअवसर निर्माण हुए। उसके अनुरूप हिंदी को नए ढांचे में ढलना पड़ा और वह जो भाषा रूप है उसको प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। आज की इस तासिका में हम प्रयोजनमूलक हिंदी की चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, साधारण सी बात है कि प्रयोजनमूलक शब्द यह अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी का पर्यायी शब्द है। शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो प्रयोजनमूलक का अर्थ है ऐसी विशेष भाषा जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। कुछ विद्वान इसे कामकाजी अथवा व्यावहारिक भाषा कहते हैं। संसार में प्रत्येक भाषा का प्रयोजन संसार में प्रत्येक भाषा का प्रयोग किसी न किसी प्रयोजन के लिए ही होता है। बिना प्रयोजन की कोई भाषा नहीं होती। प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रयुक्त प्रयोजन शब्द का कोशीय अर्थ है उद्देश्य। प्रयोजनमूलक शब्द हिंदी की उस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है जो हिंदी में किसी विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी को सामान्यतः फंक्शनल हिंदी, 2 कामकाजी हिंदी, 3 हिंदी करने की, 4 व्यावहारिक हिंदी, 5 व्यावसायिक हिंदी और 6 प्रयोजनमूलक हिंदी आदि नाम दिए गए हैं। हम जरा प्रयोजनमूलक हिंदी इसे क्यों कहा जाता है या प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है और हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी को किस प्रकार से परिभाषित करने का अपने अपने ढंग से प्रयत्न किया है, उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, मोटूरी सत्यनारायण जो विद्वान हुए वो प्रयोजनमूलक हिंदी के सामान्य रूप से जनक माने जाते हैं। उन्होंने प्रयोजनमूलक इस नाम का समर्थन किया है। उनका कथन है, यानी वो
प्रयोजनमूलक हिंदी को इस प्रकार से परिभाषित करते हुए कहते हैं, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। मुटुरी सत्यनारायण जो प्रयोजनमूलक हिंदी के जनक माने गए, उन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी को इस प्रकार से परिभाषित करने का अपने ढंग से प्रयत्न किया। वे क्या कह रहे हैं, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। यहाँ ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मित्रों, सुबह से लेकर सायंकाल तक का हम लोगों का जो जीवन है, उसके लिए जो अनिवार्य चीज़ें लगती हैं, यानी टूथपेस्ट से लेकर रात के उस गुड नाइट मशीन तक का जो साधन लगता है, या हमें दिन भर काम करने के लिए पोस्ट ऑफिस, रेल विभाग, बैंक या तत्सम जो ऑफिस हैं हमारे जीवन से संबंधित, कार्य से संबंधित, वहाँ हमें जाकर कार्य करना पड़ता है। ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो कार्यालय हैं, और उसके संबंध में मुटुरी सत्यनारायण क्या कह रहे हैं कि जीवन की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। दूसरे विद्वान डॉक्टर दिलीप सिंह, उन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी नामक किताब लिखी थी। वे प्रयोजनमूलक हिंदी को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं, जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं, दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। यानी अब उन्होंने एक शब्द इसके साथ जुड़ा, जीवन और समाज। यानी व्यक्ति इस समाज में रहता है, उस खुद की और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं और दायित्वों, दायित्व यानी कर्तव्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। तीसरे विद्वान डॉक्टर विनोद गोदरे, जिन्होंने भी प्रयोजनमूलक हिंदी नामक एक किताब लिखी है और उनका भी अच्छा खासा अभ्यास है प्रयोजनमूलक हिंदी पर, वे प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा, तंत्र, जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्त इकाइयों एवं संप्रेषण कौशल्य से समाज सापेक्ष व्यावहारिक प्रयोजनों की संपूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर विनोद गोदरे जी का मानना है। यानी इन तीनों विद्वानों ने जो प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा की, उसमें यही बात स्पष्ट हो गई कि जीवन यानी व्यक्ति का जीवन और समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करवा कर देने वाली जो विशेष भाषा है उसको हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। प्रयोजनमूलक शब्द प्रयोजन शब्द में मूलक प्रत्यय लगाने से बना है। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य और मूलक से तात्पर्य है आधारित। अतः प्रयोजनमूलक से अभिप्राय है किसी विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित भाषा। दूसरे शब्दों में इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी विशिष्ट भाषा है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के लिए किया जाता है। भारत में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। साहित्य की जितनी विधाएं हैं, पद्य और गद्य, यानी पद्य में भी विशेष करके प्रबंध का महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, और गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, पत्र, डायरी आदि जो विधाएं हैं, उन सभी विधाओं के लिए हिंदी भाषा एक आदर्श भाषा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। साहित्य के अतिरिक्त प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता उन दिनों महसूस की गई जब भारत देश आज़ाद हुआ, और भारत देश आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद, भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया। उन दिनों विश्व में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के तेजी से फैले प्रसार के साथ साथ भारत में भी एक नवीनतम ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी उमड़ पड़ी थी। यह दौर तब का है
जब हम आज़ाद हुए थे 1947-50 में, तब क्या हुआ कि हम नए नए रूप में आज़ाद हुए, स्वतंत्र राष्ट्र बना भारत। और उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरे विश्व में क्या हुआ था, नवीनतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी आ गई थी। उसके साथ साथ हमें रहना जरूरी बहुत था। इसके फलस्वरूप हिंदी को नए महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्ति के सर्वथा नवीनतम क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। वैज्ञानिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संदर्भों में आए परिवर्तनों के साथ हिंदी को परिवर्तित होना पड़ा है। भारत की राजभाषा बनने के साथ हिंदी के सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के साथ साथ विज्ञान, टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी के सर्वथा अछूते क्षेत्रों से गुजरने के लिए हिंदी को बाध्य होना पड़ा है। इस परिस्थिति में ऐसी हिंदी की आवश्यकता हमें महसूस हुई जो पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ एकार्थता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि गुणों से परिपूर्ण हो, ताकि प्रशासन आदि क्रियाकलापों में उसका यथोचित उपयोग हो। भारत में 20वीं शती में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी में नए प्रयोग ने हिंदी को नवीन रूप दिया। न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, ज्योतिष, नाट्यशास्त्र तथा सामाजिक शास्त्र आदि को हिंदी भाषा में प्रस्तुत करना असहज संभव था, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ज्ञान विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि से संबंधित प्रयोजनमूलक शब्दावली के निर्माण तथा प्रयोग की आवश्यकता ने हिंदी प्रेमियों को उद्वेलित कर दिया। इसके साथ साथ प्रशासन, विधि, वाणिज्य, व्यवसाय, दूरसंचार, पत्रकारिता, पाश्चात्य प्रणाली आधारित खेलकूद आदि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, पदावली, संकल्पना, प्रयुक्ति शैली तथा अनुवाद के पुनः स्थापन, पुनः नियोजन तथा पुनर्गठन हिंदी भाषा के साथ अहम आवश्यकता बनकर सामने आया। परिणामतः हिंदी को विशिष्ट प्रयुक्तिपरक सांचे में ढलने का कार्य करना अपरिहार्य हो गया। राष्ट्र की जनता को जीवन के उन्नयन तथा विश्व के विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की अनिवार्यता ने प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप और प्रयोग क्षेत्र में विस्तार किया है। अब जरा हम प्रयोजनमूलक हिंदी का जो प्रयोग क्षेत्र है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है मित्रों। इस क्षेत्र विस्तार के कारण उसके विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। एक, वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी। इसके अंतर्गत जो प्रयोजनमूलक हिंदी रूप में विभिन्न बाजार मंडियों, बाजार दलालों, सट्टा बाजार आदि भाषा रूप आते हैं। यहाँ तक कि हमारा साप्ताहिक जो बाजार होता है, किसी गली मोहल्ले में भरने वाला तरकारी मंडी का बाजार हो, कपड़ा मंडी का बाजार हो, दाल मंडी का बाजार हो, आदि से संबंधित सारे भाषा रूप इस वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो प्रकार इसका कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत विविध सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों तथा प्रशासन से संबंध भाषा रूप आते हैं। यानी इसमें विविध सरकारी यानी केंद्र सरकार के कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालय, रेल विभाग के कार्यालय, डाक विभाग के कार्यालय, जितने भी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय होते हैं तथा प्रशासन यानी केंद्रीय प्रशासन हो या राज्य प्रशासन हो, इससे संबंधित सभी भाषा रूप कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आते हैं। 3, तकनीकी हिंदी।
तकनीकी हिंदी के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी विषयों जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्र, विभागों से संबंधित, जैसे कि इंजीनियरिंग, कारपेंटरी, लोहार कार्य, प्रेस, फैक्ट्री, मिल आदि में प्रयुक्त भाषा रूप आते हैं। यानी इंजीनियरिंग से संबंधित भाषा रूप, कारपेंटरी से संबंधित भाषा रूप, लोहार कार्य से संबंधित भाषा रूप, प्रेस ने जो छापखाने हैं उससे संबंधित भाषा रूप, फैक्ट्री अलग अलग जो कल कारखाने होते हैं उससे संबंधित, या मिल आदि में प्रयुक्त होने वाले जो भाषा रूप होते हैं ये तकनीकी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। 4. समाजशास्त्रीय हिंदी। समाजशास्त्रीय हिंदी के अंतर्गत दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि में प्रयुक्त भाषा रूप आते हैं। बहुत ही विस्तार है इसमें। 5. साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आनंददायक उच्च स्तरीय साहित्य की विभिन्न विधाएं, जैसे कि कहानी है, कविता है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, पत्र है, डायरी है, जीवनी है आदि, जो इतनी विधाएं हैं साहित्य की, उन सभी विधाओं में प्रयुक्त होने वाला जो भाषा रूप है वह साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आता है। 6. समाजी हिंदी। समाजी हिंदी के अंतर्गत इसका जो प्रयोग होता है वह सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में जो समाज के उद्धार के लिए, समाज के विकास के लिए जो काम करने वाले कार्यकर्ता आते हैं समाज से, वे कार्यकर्ता इस समाजी हिंदी का प्रयोग करते हैं। प्रशासनिक हिंदी। प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत प्रशासन के समस्त कार्य व्यवहार इसमें होते रहते हैं। 8वां जो भाग है इसका विस्तार का वह है जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयुक्त हिंदी। मित्रों, जनसंचार के जितने माध्यम हैं, परंपरागत माध्यम हो और या वर्तमान माध्यम हो, आधुनिक काल के माध्यम, परंपरागत माध्यम के साथ साथ आधुनिक काल के जो महत्वपूर्ण माध्यम है वह पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा तत्सम जो माध्यम हैं, जैसे कि फैक्स हैं, पम्पलेट हैं, पोस्टर हैं आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली जो भाषा रूप हैं वो जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। सुबह से लेकर सायंकाल तक जैसे ही हम दूरदर्शन के समाचार लगाते हैं, स्पष्ट रूप से हिंदी वहाँ बोली जाती है और हिंदी का भाषीय रूप उस पर समझ में आ जाता है। आकाशवाणी पर भी अनेक कार्यक्रम होते हैं, उसमें खास करके युवकों के लिए जो युवावाणी कार्यक्रम होता है उसके माध्यम से भी वहाँ भाषा रूप हमें समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ पत्रकारिता जो होती है, पत्रकारिता के अनेक प्रकार है, उन सभी प्रकारों से संबंधित जो भाषा है, प्रयुक्त भाषा, वह जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा कहलाती है। मित्रों, प्रयोजनमूलक के जो विविध रूप हैं उसके विविध प्रयोग क्षेत्रों की ओर हमें संकेत करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप एवं व्यवहार क्षेत्र यही है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रयोजनमूलक हिंदी एक और केंद्र व राज्य शासन के पत्र व्यवहार, विधानमंडल की कार्यवाही, संसदीय विधियां, कार्यालयीन पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, आयोग समितियां, मसौदे, निविदा, फॉर्म्स, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, विधि, बैंकिंग तथा डाक घर आदि में प्रयुक्त होती हैं। इसके साथ ही व्यावसायिक पत्रों, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया, दृश्य श्रव्य माध्यमों आदि में भी अपनी भूमिका अदा कर रही है। मित्रों, यहाँ विज्ञापन की बात आई, साधारणतः दूरदर्शन पर हर एक चैनल पर कार्यक्रम के बीच बीच में विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। ये विज्ञापन सुबह से लेकर सायंकाल तक मनुष्य को जितनी आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सभी चीज़ों से संबंधित ये लुभावने विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं। उसकी भाषा बहुत ही प्रभावी होती है, आकर्षक और लुभावनी होती है। व्यवसाय के साथ भी जुड़े हुए कुछ विज्ञापन होते हैं, व्यवसाय को बढ़ाने वाले, व्यवसाय की भूमिका अदा करने वाले, वो विज्ञापन तक भी बहुत ही आकर्षक भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर आज तो विज्ञापन का दौर ही एक प्रकार से, आज 21वीं सदी में प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हो चुका है। आज वह केवल उच्च साहित्यिक भाषा के रूप में ही प्रयुक्त नहीं होती, अपितु
प्रशासन, यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार से संबंधित कोई कार्यालय हो या राज्य सरकार के संबंधित कोई कार्यालय हो, बैंक, विधि, पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रही है। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी राष्ट्र में जनभाषा, संपर्क भाषा और संस्कार भाषा ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा या प्रयोजनमूलक भाषा बनती है, प्रयोजनमूलक भाषा होती है। लाख टके की बात कही गई यहाँ पर। क्या किसी भी राष्ट्र में जनभाषा, जनभाषा यानी जिस भाषा को उस राष्ट्र के अधिकतर लोग बोलते और समझते हैं उसी जनभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा भी वही होती है जनभाषा, क्योंकि अधिकतर लोगों द्वारा वो बोली जाती है और समझी जाती है। वह संस्कार की भाषा होती है और आगे चलकर यह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा और प्रयोजनमूलक भाषा है। जहाँ तक हिंदी का संबंध है, हिंदी भारत की जनभाषा है, हिंदी भारत की संपर्क भाषा है और हिंदी हमारे पर महत्वपूर्ण संस्कार करने वाली ऐसी संस्कार की भाषा है। इसीलिए भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में दर्जा दिया और आगे चलकर 20वीं और 21वीं सदी में हिंदी ने प्रयोजनमूलक भाषा के रूप को भी सक्षमता के साथ स्वीकार कर लिया और आज वह सभी क्षेत्रों में अच्छे प्रकार से प्रयोग में लाई जाने लगी है। यही भाषा सार्वभौम तथा जीवन के संप्रेषण में सक्षम होती है। यह कार्य हिंदी वर्षों से भली भांति निभाती आ रही है और आज भी यह कार्य वह अच्छे प्रकार से कर रही है। आज हिंदी का मानकीकरण हो चुका है, उसमें पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हो गया है। इसी कारण आज हिंदी एकमात्र कार्यालयीन और प्रयोजनमूलक भाषा की क्षमता से पूर्ण है। हिंदी संस्कार, राष्ट्रीय अस्मिता, एकता, अखंडता की भाषा है। क्या कहा गया, देखिए कि हिंदी संस्कार की भाषा है, हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित है, वह भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है, इसीलिए एकता की कड़ी है, अखंडता की कड़ी है। हिंदी संस्कार की भाषा है, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जुड़ी हुई है, वह सभी को एक करके रखती हैं और वह अखंड भारत को बनाए रखती हैं। मानवीय व्यवस्था का वैचारिक आधार प्रस्तुत करने वाले अथवा क्रांतिकारी लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयासरत चिंतक और नेता आदि सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में जनता की सहभागिता चाहते हैं तो उन्हें प्रयोजन और संपर्क सिद्धि के लिए हिंदी को स्वीकार करना ही होगा।